Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today we have come up with the chapter 3 of class 6, that is separation of substances. हम इसमें पढ़ेंगे हम कोई मिक्सचर है हमारे पास, हम उसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं. So before starting, don't forget to subscribe my channel and click that bell icon. So yes, this is the third chapter, separation of substances. हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं. जैसे सिल्वर का जो सिंबल है वो होता है Ag, कॉपर का होता है Cu, हाइड्रोजन का होता है H, एट्सेट्रा. A mixture is made up of two or more elements or compounds. और जो मिक्सचर होता है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड से बना होता है और उसकी प्रॉपर्टी भी उन सबको मिला के ही होती है. जैसे हो गया सी वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, स्मोक. जो हमारा सी वाटर होता है उसमें बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वो प्योर तो नहीं होता. प्योर होता तो हम सी वाटर पी सकते, पर हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते. हम क्या कहते हैं, वो खारा है. खारा क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग तरह के सॉल्ट्स होते हैं. स्मोक हो गई, कार से स्मोक निकलती है, इंडस्ट्री से निकलती है. उस स्मोक में भी कितनी सारी गैसेस होती है, कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं. ये होते हैं मिक्सचर्स. अ कप ऑफ टी है, उसमें कितनी सारी चीज़ें मिलती है, पत्ती, चीनी, दूध, पानी, है ना. द एयर यू ब्रीथ इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इवन जो हम हवा सांस लेते हैं वो भी बहुत सारी गैसेस से बनी होती है. सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमस, मिनरल्स एंड रॉक्स एट्सेट्रा. और जो सॉइल है वो भी बहुत सारी चीज़ों से बना होता है. मिट्टी प्योर नहीं होती. सेपरेशन एंड इट्स नीड. सेपरेशन का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना. Separation means removing one thing from the other or the act of separating one substance from the another. अब आप एक चीज़ को, दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक को उसमें से हटा रहे हो तो means you are doing separation. You must have observed many instances of separation in your house. For example, we remove small stones from pulses or rice before cooking. आप देखते होंगे जब आपके घर चावल बनते होंगे, दाल बनती होगी, उससे पहले आपके जो मम्मी हैं, दादी हैं, वो एक प्लेट में, बड़ी सी थाली में चावल और दाल को निकाल लेती हैं और उसमें से छोटे छोटे काले काले पत्थर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, वो सेपरेट करती हैं. वी फिल्टर आवर टी लीव्स बिफोर टी इज़ सर्व्ड. चाय को जब हम बनाते हैं, उबालते हैं, फिर हम उसको छाननी से छान कर कप में डालते हैं और लोगों को देते हैं. हम मतलब चाय पत्ती को अलग करते हैं चाय में से. वी आर सेपरेटिंग. फार्मर्स रिमूव हस्क फ्रॉम द ग्रेन बिफोर दे आर स्टॉक्ड और मार्केटेड. अब जो ग्रेन्स होती हैं, गेहूँ हो गई और भी, तो इनके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, इनकी कवरिंग होती है. हम इन्हें छिलका कहते हैं, है ना. हम हस्क कहते हैं उसको इंग्लिश में. फार्मर्स हस्क को रिमूव करते हैं बेचने से पहले, ग्रेन्स को. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट बटर. अब मिल्क होता है, हम उसे मिक्सी में घुमा देते हैं कि उसमें से क्या निकले, बटर. कॉटन इज़ गिन्ड टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम द फाइबर. अब जो कॉटन होती है, जो कॉटन का अगर आपने कभी प्लांट देखा हो तो उसके ऊपर वाइट वाइट लगा होता है और बीच में एक छोटा सा सीड होता है. तो हम उस वाइट वाइट जो होता है फाइबर, उसे अलग कर लेते हैं कॉटन को, और उसके सीड को अलग कर लेते हैं. सेपरेशन इज़ नीडेड व्हेन वन सब्सटेंस इज़ मिक्सड विद द अदर एट रैंडम एंड इज़ अनडिज़ायरेबल. सेपरेशन हमें तब करनी पड़ती है जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से मिल जाए, या तो गलती से या उसकी कोई ज़रूरत ना हो. इट हेल्प्स इन रिमूविंग इम्प्योरिटी और हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. सेपरेट करने से, चीज़ों को सेपरेशन करने से हम जो इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है, हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स है जो हमें नहीं चाहिए, वो हम मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं. This way we can group substances of different sizes according to the requirement. अब आते हैं हमारे पास मेथड्स ऑफ सेपरेशन. हम किन किन तरीके से सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को. पहला आता है हैंड पिकिंग.
आप नेम से ही देखो और नीचे आप पिक्चर भी देख सकते हो। फर्स्ट वाली हैंड पिकिंग, हैंड से पिक करना, उठाना। दिस इज कॉमन मेथड इज एम्प्लॉयड टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम ईटेबल्स। Housewives often remove small pebbles, dirt, etc. from pulses and food grains by hand picking. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि राइस और दाल में से छोटे छोटे ब्लैक कलर के पत्थर को निकालते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं, किस मेथड से, हैंड पिकिंग से, हाथों से। दूसरा मेथड है थ्रेशिंग। आपने देखा होगा आपके फार्म्स में थ्रेशर होते हैं, है ना। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट। ये मेथड होता है कि जो ग्रेन्स होती है हमारी, हम उसे प्लांट से अलग कर पाएँ। ट्रेडिशनली प्लांट्स वर प्लेस्ड ऑन अ स्टोन एंड बीटन बाय स्टिक टू रिमूव द ग्रेन। पहले क्या होता था, जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, तो हम इन प्लांट्स को एक पत्थर पे रख देते थे और इनको डंडी से, स्टिक से मारते थे कि इनकी जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाए और ये जो प्लांट है वो अलग हो जाए। पर Nowadays it is done with the help of machines. आजकल ये काम मशीन के थ्रू हो जाता है, जैसे अभी मैंने बताया था थ्रेशर से। नेक्स्ट मेथड है विनोइंग। आफ्टर थ्रेशिंग फार्मर यूज दिस मेथड टू रिमूव हस्क और chaff फ्रॉम द ग्रेन। थ्रेशिंग करने के बाद जब हमारी ग्रेन्स प्लांट से अलग हो जाती हैं, तो हमें क्या करना होता है, ग्रेन्स के ऊपर का छिलका भी अलग करना होता है ग्रेन्स से। Winnowing is based on the property that grains are heavier than husk and hay. This method is used where there is a difference in weights of the components of the mixture. आप जैसे नीचे पिक्चर में देख रहे हो, एक लेडी है, वो एक स्टूल पे खड़ी है। मेन क्या होता है, हाइट पे खड़ा होना होता है और किसी भी चीज़ में हमें ग्रेन्स को रख लेना होता है। जब हवा चलती है तो हमारी ग्रेन्स नीचे गिरती है, हम धीरे धीरे नीचे गिरते हैं ग्रेन्स को। उस टाइम क्या होता है, ग्रेन्स के ऊपर जो पतला छिलका होता है, आपको पता है जो लाइट चीज़ें, पतली चीज़ें उड़ के दूर चली जाएगी और हैवी वाली चीज़ पास गिरेगी। तो जब हम खड़े होके हाइट पे ग्रेन्स को नीचे गिरते हैं, जब हवा चलती है, तो ग्रेन्स के ऊपर जो छिलके लगे होते हैं वो अलग साइड में गिर जाते हैं और जो हमारी ग्रेन्स होती है जो हमें चाहिए वो पास में ही नीचे गिर जाती हैं। Here, heavier and lighter components are separated by wind or by blowing air. For example, to separate wheat grains from husk and hay, farmers drop the mixture from the height. The lighter husk and hay are carried by the wind and form a heap a small distance away. The wheat grains, being heavier, fall almost vertical to form a separate heap. हीप होता है छोटा सा पहाड़। देखो आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो, ग्रेन्स का छोटा सा पहाड़ बनता जा रहा है। यही मेथड मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट आई थिंक आप सबको पता है, जो लोहे से चिपक जाता है। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट्स। आप सोचो, अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, उसमें प्लास्टिक भी है, आयरन भी है, क्लोथ्स भी हैं, फूड भी हैं, आपको उनमें से आयरन को अलग करना है, तो आप क्या करोगे, एक मैग्नेट को उसके ऊपर घुमा दोगे। जो आयरन की चीज़ है वो उस मैग्नेट से चिपक जाएगी, बाकी चीज़ें नहीं चिपकेंगी। इस मेथड से आपका मैग्नेट अलग हो सकता है नॉन मैग्नेटिक चीज़ों से। When a magnet is passed over such a mixture, the magnetic component gets stuck to the magnet, whereas the non-magnetic components are left behind. Iron objects can be collected from the garbage by using the powerful magnet. यही मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम मैग्नेट को घुमाएंगे किसी चीज़ के ऊपर, तो उसमें से आयरन या मैग्नेटिक चीज़ें अलग हो जाएंगी और बाकी चीज़ें नीचे ही रह जाएंगी। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा सीविंग। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो छन्नी, सीव। छन्नी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सीव। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ये हमारा मेथड किस पे बेस्ड होता है, साइज पे। आपने कुछ छन्नी देखी होंगी जिनमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, कुछ छन्नी होती हैं जिसमें थोड़े बड़े होल्स होते हैं। आप जब जूस पीने जाते हो
तो जूस छानने वाली जो मशीन वो छन्नी होती है उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, और जिस छन्नी से आप चाय छानते हो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। यू ऑल माइट हैव सीन योर मदर पासिंग व्हीट फ्लोर थ्रू अ सीव। आपने देखा होगा जो हमारा आटा होता है उसे भी क्लीन करने के लिए हम छन्नी से छानते हैं। By this process, the bigger particles are collected on the sieve while the smaller particles pass through. जब हम आटे को छानते हैं छन्नी से, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, थोड़े बड़े बड़े चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती, वो छन्नी में ही रह जाती हैं और आटा हमारा नीचे चला जाता है ना। There are different mixtures. For example, the sieving of sand is done during the construction of building also. आप देखते हो कि जहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, काम चल रहा होता है बिल्डिंग का, वहाँ पे एक रेक्टेंगल सी बड़ी सी चीज़ पड़ी होती है नेट की। नेट मतलब वो छन्नी होती है जिससे हम सीमेंट को छानते हैं कि जो सीमेंट होता है उसमें कोई पत्थर ना आ जाए, कुछ और ना आ जाए, जो सीमेंट जिसकी वजह से स्मूथ ना रहे। इसलिए सीमेंट को स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे छन्नी में से छानते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। When a mixture of sand particles and water is left undisturbed in the container, sand particles settle down and pure water remain over the layer of the settled sand. This is called sedimentation. आप नीचे फर्स्ट पिक्चर देखो, उसमें हमने पहला जो कंटेनर है मिट्टी वाला पानी डाल दिया और उसे बहुत देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, मतलब कि उसे छुआ नहीं, एक ही जगह स्टिल रहने दिया। तो आप क्या देखोगे, जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे आके बैठ जाएंगे बॉटम पे, और जो हमारा वाटर है साफ वो ऊपर रह जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। The water can be poured gently into another container without disturbing the sand layer. अब जब हम उस पानी को, जैसे सेकंड कंटेनर आप देख रहे हो, पानी ऊपर है मिट्टी नीचे है, इस कंटेनर में से अगर आप पानी को अब अलग कर दोगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिकेंटेशन। मतलब इस पानी को ना हिला के सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी को दूसरे कंटेनर में डाल दो और मिट्टी को कुछ मत करो, ये होता है हमारा डिकेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग ऑफ राइस और पल्सेस विद वाटर। आप जब भी राइस बनाते हो तो थोड़ी देर पहले उसे पानी से धो देते हो और उसे पानी में डाल के रख देते हो, फिर आप देखते हो राइस नीचे बैठ जाते हैं और वाइट कलर का पानी ऊपर आ जाता है। फिर आप उस पानी को निकाल लेते हो और राइस को बनाने के लिए कुकर में रख देते हो, है ना। तो ये प्रोसेस होता है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है लोडिंग और कोएगुलेशन। During rainy season, the water in the river or lake is muddy because it contains very fine suspended particles of clay or sand which do not settle easily. अब आप देखते हो कि जब रेनी सीज़न होता है, आप चाहे रिवर और लेक अगर आप ना हो आपके घर के पास, तो आप पार्क में भी देख सकते हो और कोई मिट्टी वाली जगह हो वहाँ भी देख सकते हो। वहाँ की मिट्टी कीचड़ जैसी हो जाती है क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्ले और सैंड के पार्टिकल्स आके मिक्स हो जाते हैं। व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड अलम, अलम में केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं फिटकरी, उस हम कीचड़ में डाल देते हैं फिटकरी को, तो अलम अटैचेस इटसेल्फ टू द डर्ट पार्टिकल्स। उस फिटकरी से, अलम से जितने भी क्ले पार्टिकल्स थे, सैंड पार्टिकल्स थे, आके चिपक जाएंगे, विच मेक्स देम हैवी एंड सेटल डाउन ईजिली। जिससे क्या होगा, अलम से जब सारे गंदे पार्टिकल्स चिपक जाएंगे तो अलम बहुत हैवी हो जाएगा और वो नीचे जाके बैठ जाएगा। This is the process of improving the settling property of solid particles by the addition of special chemicals like alum is called loading or coagulation. Alum is a coagulating agent. आपको क्वेश्चन मिल सकता है नेम वन कोएगुलेटिंग एजेंट, तो आप क्या कहोगे, अलम। अलम इज द एग्जाम्पल ऑफ कोएगुलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है डिस्टिलेशन। Distillation is used to separate a solvent from a solution. I think आपको पता होगा सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है
और सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास चीनी और पानी का मिक्सचर है तो चीनी उसमें होगी सोल्यूट और पानी होगा सॉल्वेंट। तो जो हमारा डिस्टिलेशन होता है वो प्रोसेस होता है जिससे हम सॉल्वेंट को, जो चीज़ ज़्यादा में प्रेजेंट है, उसको सॉल्यूशन से अलग कर दें। तो सॉल्यूशन में कंटेन सम सॉलिड डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। जैसे चीनी पानी में डिसॉल्व होती है, चीनी सॉलिड है, पानी लिक्विड है, वैसे यहाँ कह रहे हैं सॉल्यूशन में कंटेन कि कोई सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें कोई सॉलिड चीज़ लिक्विड में डिसॉल्व्ड होती है। व्हेन द सॉल्यूशन इज़ हीटेड, और जब सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं तो उसमें से जो लिक्विड वाला कंपोनेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है वेपर की फॉर्म में। फिर वो बाद में जाके कूल डाउन हो जाता है और कंडेंस हो जाता है लिक्विड की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेट। आप नीचे पिक्चर देख रहे होगे, जो बाद वाला आप देख रहे हो पिंक कलर का जो सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज गिर रहा है वो है हमारा डिस्टिलेट। ऐसे ही हमारे इन्वायरमेंट में वाटर साइकिल होती है। आई थिंक वाटर साइकिल आप सबको पता होगी कि समुद्र से पानी इवेपोरेट होता है, जाके वो बादल बन जाते हैं और फिर कंडेंस हो जाते हैं, नीचे दोबारा से पानी की फॉर्म में गिर जाते हैं, है ना। Distillation is used to obtain pure water from sea water in some countries like Saudi Arabia। और डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम जो समुद्र का पानी है उससे साफ़ पानी ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये हमारा कहाँ होता है? सऊदी अरेबिया कंट्री है, वहाँ पे ये प्रोसेस होता भी है, पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, इसलिए ये हर कंट्री नहीं कर सकती। डिस्टिलेशन इज़ वाइडली यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्रीज़। आई थिंक परफ्यूम आप सबको पता होगा, डीओ, परफ्यूम्स, खुशबू आती है जिसमें से डिस्टिलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज, इन स्टीम आयरन्स एंड इन लेबोरेटरीज़। अब जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो हमारा कार की बैटरीज में यूज़ होता है, स्टीम आयरन्स और लेबोरेटरी में यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है फिल्ट्रेशन। आई थिंक फिल्टर पेपर यू ऑल नो, ये जो आप राइट हैंड साइड पे वाइट कलर के गोल गोल देख रहे हो ये होते हैं हमारे फिल्टर पेपर, इसमें बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं। फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्यूबल एंड सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड इन अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अगर हमारे पास कोई सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, जैसे हमारे पास पानी है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं, हम अगर उस पानी को फ़िल्टर पेपर में से पास कराएंगे तो पानी नीचे चला जाएगा और जो छोटे छोटे पत्थर होंगे वो फ़िल्टर पेपर पे चिपक जाएंगे। When the mixture is poured through a filter paper, the liquid passes through the filter paper, is collected in the beaker and the solid is retained on the filter paper। और जो हमारे मैंने अभी बताया छोटे छोटे पत्थर या कोई भी सॉलिड फिल्टर पेपर पे चिपक जाते हैं उसे हम कहते हैं रेसिड्यू। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, द सॉलिड इज रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। हम फिल्टर पेपर को कोन की शेप में बना लेते हैं और फनल के ऊपर रख देते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे होगे। चॉक और वाटर का अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, हम अगर उसको फ़िल्टर पेपर से पास कराएंगे तो चॉक आके फ़िल्टर पेपर पे चिपक जाएगा और हमारा पानी नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये आप सबको आई थिंक पता ही होगा, अभी हमने पीछे भी इसके बारे में डिस्कस किया, वाटर साइकिल जो मैंने बताई। व्हेन अ सॉल्यूशन इज़ हीटेड जेंटली, the solvent evaporates from the surface of the liquid and the solid will be left behind। जब हम सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो उसमें से जो सॉल्वेंट होता है वो ऊपर उड़ जाता है और नीचे हमारा सॉलिड रह जाता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ वर्ल्ड के हिस्सों में सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग सी वाटर ट्रैप्ड इन सॉल्ट पैन्स। अब कुछ हिस्सों में वर्ल्ड के जो नमक होता है वो कैसे मिलता है आपको पता है, हमें नमक मिलता है सी से, समुद्र से। वो सी वाटर को इवेपोरेट करा देते हैं और पानी उड़ जाता है और सिर्फ नमक नमक बचता है। हीट ऑफ द सन ग्रेजुअली इवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम द पैन्स एंड द सॉल्ट इज देन पाइल्ड टू ड्राई। हैव यू इवन
हैव यू एवर सीन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स ड्यूरिंग रेन? आप सबने देखा होगा पानी हमारा कहाँ से गिरता है? आसमान में क्लाउड से. दिस इज बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर गेट्स क्लोजर एंड फॉर्म क्लाउड्स. जो वाटर के छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वेपर्स होती हैं, वो आसमान में पास पास आ जाती हैं और वो क्लाउड्स बना लेते हैं. जब ये क्लाउड्स कोल्डन रीजन पे आते हैं, ठंडी जगह आते हैं, ये कूल हो जाते हैं और जो वाटर है वो नीचे गिर जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन. These droplets come down as rain. The process by which vapor of any liquid is converted into liquid by cooling is called condensation. ऐसा प्रोसेस जिससे वेपर्स हमारे लिक्विड में चेंज हो जाए कूल होने पर, वो हमारा प्रोसेस होता है कंडेंसेशन. नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन. The method of separating lighter and heavier particles from the liquid by rotating the liquid in a machine is called centrifugation. आपको पता होगा मक्खन कैसे बनाते हैं? मक्खन बनाने के लिए हम लस्सी को क्या करते हैं, कर्ड को क्या करते हैं, हम मलाई को डालते हैं ना, दूध से मलाई निकलती है और मलाई को हम डालते हैं मिक्सी में और उसे घुमा देते हैं. जब हम मिक्सी को घुमाते हैं तब जो हमारा मक्खन है वो ऊपर ऊपर तैरने लग जाता है और दूध नीचे चला जाता है ना. इन दिस मेथड जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे हमारा चला जाता है और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर रह जाता है. जो क्रीम होती है मिल्क में, ये मक्खन की ही बात कर रहे हैं, वो सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग होती है. जैसे कि क्रीम लाइट होती है, वो सेपरेट हो जाती है दूध से और ऊपर तैरने लग जाती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सॉल्यूशन के बारे में. अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ऐसा मिक्सचर जिसमें हमें सब्सटेंसेस अलग अलग ना दिखें. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं चीनी और पानी का. जब हम चीनी को पानी में अच्छे से घोल देते हैं, मिला देते हैं, तो हमें चीनी अलग नहीं दिखती, हमें एक ही चीज़ दिखती है, वो होता है एक लिक्विड. तो ये होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर. The substance which is present in smaller amount is called solute and the substance present in larger amount is called solvent. अब ऐसा substance जो solution में कम amount में present होता है उसे हम कहते हैं solute और जो ज़्यादा amount में present होते हैं हम उसे कहते हैं solvent. दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास. एक होता है सैचुरेटेड सॉल्वेंट, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्वेंट. जो सैचुरेटेड सॉल्वेंट होता है वो होता है a solution in which no more solute can be dissolved at a fixed temperature is called saturated solution. अब आपके पास मानो आपने एक पानी लिया, पानी का गिलास, उसमें चीनी घोली 1 चम्मच, घुल गई अच्छे से. उसमें एक और चम्मच ऐड कर दिया, फिर भी घुल गई. 3 चम्मच ऐड कर दिए, फिर भी घुल गई. 4 चम्मच ऐड किए, घुल गई. पर जब आपने 5वां चम्मच ऐड किया तो वो चीनी उसमें नहीं घुल पाई. मतलब कि 4 चम्मच के बाद वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, उसमें हम और चीनी नहीं घोल पाते एट फिक्स्ड टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिक्स्ड टेम्परेचर. इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर हमें उस गिलास में 5वां चम्मच भी मिलाना है, अगर हमें मिलाना ही है, तो हम उस सॉल्यूशन को हीट दे सकते हैं, गैस पे रख सकते हैं, तो 5वां चम्मच भी उसमें मिल जाएगा. ठीक है. पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हम किसी चीज़ में दूसरी चीज़ ना घोल पाएँ तो वो जो हमारा पॉइंट होता है वो हो जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब हमारे पास जैसे हमने 1 चम्मच चीनी डाली, तो अभी ये हमारा जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अगर हम उसमें 2 चम्मच चीनी भी डाल रहे हैं तो वो डिसॉल्व हो रही है अच्छे से. आई होप ये आपको क्लियर होगा. यही होता है आपका चैप्टर ओवर. Yes, so finally our chapter 3 is completed. If you have any doubt, any queries, आपको ना समझ आया हो चैप्टर हो या कोई भी डाउट हो, तो you can ask me, you can write in the comment section or you can directly ask me. So thank you for today's session. Bye bye.